हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चे लोग, आज वाली वीडियो लेक्चर की सीरीज में हर बार की तरह इस बार भी बहुत नए नए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं। इस वाले वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है? इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए थे ना, वैसे ही मैं आपको इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि ग्रामर पर बेस्ड होंगे। आपके एग्जाम में इंग्लिश की ग्रामर पर बेस्ड बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जिसका आप बच्चों को पूरा आइडिया होना चाहिए। आगे बात पकड़ में, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मतलब सर जो है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हमारी लाइफ में, हमारी तैयारी में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, या सर के एफर्ट से थोड़ा बहुत जो है हमें हमारी पढ़ाई में हेल्प मिलती है, तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि यूज द हेड बटन एंड यूज द कमेंट सेक्शन। जैसे मैंने इसके पहले कंप्यूटर वाला वीडियो डाला था जिसमें मैंने 20 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डाले थे, तो आप बच्चों को ना भारी उस पर रिस्पॉन्स आया, और मुझे मतलब पर्सनल लेवल पर बता रहा हूँ कि मुझे आप बच्चों से कंप्यूटर कंसेप्ट डिस्कस करके भी बहुत मजा आया। मुझे कमेंट सेक्शन में जानकर ये पता चला कि भाई आप लोग को मेमोरी पर कंप्यूटर का जो टॉपिक है उस पर वीडियो की ज़रूरत है। अब जो मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा आप बच्चों के लिए कंप्यूटर का, वो मेमोरी पर बेस्ड होगा, मेमोरी टॉपिक पर बेस्ड होगा, है ना? तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि हाँ मतलब सर जो एफर्ट दे रहे हैं कहीं ना कहीं हमें उनसे फ़ायदा मिल रहा है, तो अपना प्यार हमेशा कमेंट सेक्शन पर या वो लाइक बटन पर बना कर रखिए। मुझे कैसे पता चले, मतलब आप खुद सोचो ना, मुझे कैसे पता चले कि जो एफर्ट मैं आप बच्चों के लिए डाल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको फायदा भी दे रहा है? अगर कसम से वो कंप्यूटर वाले वीडियो पर आपके मैंने वीडियो आपके कमेंट अगर नहीं रीड किए होते ना, तो मेरा अगला वीडियो मेमोरी टॉपिक पर नहीं आ रहा होता। मुझे ऐसा लगा कि आपको उसकी ज़रूरत है, तो मैंने मेमोरी टॉपिक के लिए आपके लिए एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी ऐसे ही मेंस का जो एग्जाम हुआ, हाँ, उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए 2023 के, अभी कल जो मैंने वीडियो डाला, हाँ, अब यू विल नॉट बिलीव, मैं पूरी रात भर रिकॉर्डिंग करके गया और मैं एक मिनट नहीं थका हूँ, और मेरे को मजा आया आप लोग के रिकॉर्ड करके। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि हाँ यार, मतलब बच्चों को कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है और मुझे ये चीज़ उनको समय से प्रोवाइड भी करनी है। तो आपके जो कमेंट सेक्शन है ना, जो दो शब्द आप उसमें लिख कर जाते हैं, उस दो शब्दों को लिखने से या हिट लाइक बटन को आप जो हिट करके जाते हैं, उसे आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे 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 बस एक मोटिवेशन मिल जाता है इस बात का कि हाँ, बच्चों तक जो मेहनत है वो पहुंच रही है, कहीं ना कहीं उन्हें इसकी ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ट्रस्ट मी दैट आपके वो जो कमेंट हैं, आपके वो जो लाइक बटन पर जो आप हिट करते हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमेशा अपने वीडियो पर जरूर बनाकर रखिए। इससे क्या होगा सर? इससे मुझे एहसास होगा कि हाँ, मुझे और मेहनत करनी है बच्चों के लिए। एक रात क्या, मैं 3-4 रातें और जाग जाऊंगा। ये जोश आता है फिर अंदर से। नहीं कुछ अच्छा लगा, डिसलाइक मारो ना। नहीं कुछ अच्छा लगा, लग रहा है कि सर यहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं, लिख दो ना उसमें कि सर इसको आप थोड़ा सा और अच्छा कर दीजिए, कर दूंगा मैं। कुछ अच्छा लगा हो तो लिख दो कि हाँ सर ये वाली बात समझ में आई है, मजा आ गया आपके साथ पढ़ाई करके, क्या दिक्कत है, क्या जाएगा हमारा। सामने वाले इंसान को भी तो थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है ना, तो अपना प्यार उसके लिए बना कर रखिए। मुझे जरूरत है उसकी, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे जरूरत है उसकी। ठीक है? तो इस वाले वीडियो लेक्चर पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आराम से इंग्लिश कंसेप्ट देखेंगे। अगला वाला जो मेरा वीडियो आएगा उस पे हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी वाले टॉपिक पर आने वाले एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो अगला वाला वीडियो आएगा, ऐसा ही मेंस में जो इंग्लिश का जो भी पेपर हुआ है उसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन देखेंगे। मतलब समझ रहे हो, मतलब सीरीज एकदम मैंने आप बच्चों के लिए प्लान करके रखी हुई है, और एकदम सिस्टमेटिक वे में धीरे 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 सारी चीजें आगे लेकर जाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। एक आध सब्जेक्ट नहीं, हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए टच करके लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को उन चीज़ों से फ़ायदा मिले। एग्ज़ाम का समय है, आप बच्चों लोग का समय यूटिलाइज हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिले। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड के हिसाब से, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंसेप्ट के हिसाब से, ये रहा इंग्लिश ग्रामर का एक सेंटेंस। इस सेंटेंस पर बच्चों लोग हमेशा आपके एग्जाम में स्पॉट द एरर पूछा जाएगा। लिखा रहेगा आई प्रेफर कॉफी देन टी। अब कुछ भी हो सकता है कॉफी और चाय के बजाय, मैंने एक सामान्य सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपको ये समझाने के लिए कि ये कहना गलत है, डोंट से दिस,
आई प्रेफर कॉफी देन टी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हालांकि अगर आप सामान्य रूप से देखें तो इसकी मीनिंग क्या है कि भाई मुझे चाय के बजाय कॉफी पसंद है, तो आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि चाय नहीं, मुझे कॉफी पसंद है, तो चाय से ज्यादा आपको कॉफी पसंद है, तो आप कह रहे हो कि भाई आई प्रेफर कॉफी देन टी। और यहां पर जो इन्होंने देन वाला जो टर्म यूज किया ना बच्चे, यहां पर जो इन्होंने देन वाला जो टर्म यूज किया है, कहाँ गया, हाँ, यहां पर जो इन्होंने देन वाला जो टर्म यूज किया है ना, ये देन यूज होता भी है सामान्य रूप से। कभी भी अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी हो तो उसके लिए हम लोग देन वाला टर्म यूज भी करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं आई एम टॉलर देन ही, अब देखो ये जो टॉलर है ना, ये टॉलर दरअसल कुछ और नहीं, ये दरअसल कंपैरेटिव डिग्री है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी लंबाई की तुलना उस इंसान की लंबाई से कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने लिखा आई एम टॉलर। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है। तो हमेशा ध्यान रखो इस वाली बात को कि कभी भी अगर कंपैरेटिव डिग्री होती है, कभी भी अगर तुलना करना होता है, तो उसके लिए हम लोग देन शब्द का यूज करते हैं। ये कंसेप्ट है बच्चों के लिए, एग्जाम में इसका भी एरर पूछता है, तो एकदम दिमाग में सेट कर लो। कभी भी अगर तुलना चलेगी तो हमेशा THAN देन का प्रयोग किया जाएगा। कुछ कुछ बच्चों को ना यहीं पर डाउट आ गया होगा। पहला तो क्या डाउट आया होगा कि सर आपने आई एम टॉलर देन ही क्यों लिखा है, मैं तो आई एम टॉलर देन हिम बोलता हूं। हाँ, ये वाली बात सच है कि आप आई एम टॉलर देन हिम बोलते हो, मैंने आई एम टॉलर देन ही लिखा हुआ है। अब जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ प्रोनाउन पढ़ा होगा ना, उनको इस वाली बात का एहसास होगा कि यहाँ पर हिम गलत होता है, ही सही होता है। ये भी आपके एग्जाम में एरर आता है, इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ते हैं। खैर अभी मेरा कंटेक्स्ट प्रोनाउन नहीं है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हमेशा मेक श्योर कि जो इंग्लिश आप स्पोकन में बोलते हैं, जो इंग्लिश आप स्पोकन में डेली मर्रा में यूज करते हैं, वो रिटन इंग्लिश से अलग होती है। और आपके पेपर में ना बच्चों लोग रिटन इंग्लिश आती है, स्पोकन इंग्लिश नहीं आती है। रिटन इंग्लिश के लिए ग्रामर के सारे नियमों का भली भांति पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। हालांकि स्पोकन इंग्लिश के लिए हम लोग ग्रामर के नियमों का ध्यान नहीं रखते, बस सामने वाले को किसी तरीके से हमारी बात समझ में आ जाए, बस अपनी बात बोलते हैं और निकल जाते हैं। तो आई एम टॉलर देन हिम हम कहते होंगे, ग्रामर के नियमों से वो गलत है। आई एम टॉलर देन ही सही है ग्रामर के नियमों से। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है। तो अभी कंसेप्ट क्या है, अभी कंसेप्ट ये है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगी तो हमेशा देन टर्म का यूज करना। यहां पर देन लगा हुआ है, कंपेयर भी हो रहा है, फिर भी ये देन गलत है। इसीलिए पेपर में ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है कि देन सामान्य रूप से लोगों के दिमाग में सेट रहता है, देन देखकर नो एरर टिक करके आगे निकल जाते हैं, जो कि गलत है। तो फिर सही क्या है सर? सही दरअसल ये है कि ये जो देन है ना, ये जो देन है ना, इसे आप नहीं बोलेंगे, इट इज डोंट से। तो हम क्या बोलेंगे सर? आई प्रेफर कॉफी टू टी। हमेशा एकदम दिमाग में इस वाले शब्द को डाल लो कि मैंने इस वाले चीज को आपको ग्रामर के नियमों में बताया भी हुआ, फिर से भी रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी अगर लैटिन एडजेक्टिव यूज होते हैं तो उसके लिए देन का प्रयोग नहीं किया जाता, टू का प्रयोग किया जाता है। प्रेफर के साथ हमेशा टू लगाया जाता है, देन नहीं लगाया जाता। और भी कुछ लैटिन एडजेक्टिव है मेरे पास। आई एम सीनियर टू हिम, मैं उससे सीनियर हूं। अब देखो ये भी एक तरह का कंपैरिजन है, तुम दो लोगों की पोस्ट का कंपैरिजन कर रहे हो, है ना? तो उस सिचुएशन पर मैंने देन नहीं बोला, आई एम सीनियर देन हिम। लोग ऐसा बोल देते हैं, गलत है वो भी। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये सारे लैटिन एडजेक्टिव हैं और इन सभी के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। लिख लो इस वाली बात को, पेपर में आएगा स्पेरर आपको, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर आपके लिए रीजन भी लिख दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई आपको इस वाला जो पीपीटी है, ये जो पीपीटी इसकी आपको जरूरत है, तो ये मैं पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। आप बच्चे लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ये पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो रीजन में मैंने लिखा है, प्रेफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में ये कंसेप्ट आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। आगे बात पकड़ में, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्या नहीं कहना है मुझे? आई केम टू ऑफिस बाय वॉक। हम लोग ना सामान्य रूप से ऐसा कहते हैं कि आई केम बाय ट्रेन, आई केम बाय फ्लाइट, आई केम बाय माय स्कूटर, हम लोग कहते हैं, जो कि एकदम सही है। अगर आप किसी संसाधन के द्वारा आना जाना कर रहे हैं, चाहे वो फ्लाइट है, चाहे वो स्कूटर है, हाँ, चाहे वो आपका जो है ट्रेन है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा बाय टर्म का यूज करते हैं। लेकिन आप अगर कभी चल कर आते हैं, अपने पैरों पर आते हैं, तो आप उसके लिए बाय शब्द यूज नहीं करेंगे।
ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एरर है, हमेशा आपके पेपर में पूछा जाएगा। यहां पर बाय लगाया जाना रॉन्ग है, तो सही क्या है सर, मेरे को क्या बोलना है सर? आई केम टू ऑफिस ऑन फूट, मैं अपने पैरों पर चलकर आया हूं, इसलिए वहां पर बाय नहीं ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। देखो मैंने रीजन में आपके लिए लिखा है कि जब आप कार से आओगे, बाइक से आओगे, बस से आओगे, ट्रेन से आओगे, फ्लाइट से आओगे, तो भले बाय लगा लेना। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी किसी संसाधन से आओगे तो हमेशा बाय का ही प्रयोग करना, ठीक है? तो लेकिन जब भी चल कर आओगे, अपने पैरों पर आओगे, तो ऑन फूट दिमाग में सेट कर लो, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एरर है, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगला वाला। क्या नहीं कहना है? ही हैज वाइट हेयर्स, HAIRS, बिल्कुल गलत है, ये नहीं कहना है। ये पेपर में आपके हमेशा आता है कि भाई कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। हेयर जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो जो हेयर्स है ना, HAIRS, वो टर्म नहीं यूज किया जाता। हाँ मेरे सर में सर बहुत सारे बाल हैं, तो जब बहुत सारे बाल है तो उसके लिए उसका प्लूरल फॉर्म S वाला यूज करो ना सर, नहीं करेंगे। हेयर एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके लिए एक सामान्य रूप से टर्म हेयर ही प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या नहीं बोलेंगे? ही हैज व्हाइट हेयर्स नहीं बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ही हैज व्हाइट हेयर। हाँ लेकिन अगर मान लिया उसके सर पे ना 2 सफेद बाल है जो कि आपको दिख रहे हैं, मान लिया आप बैठे हो उसकी जुआ निकालने के लिए और आपको दिखाई दे रहा है कि उसके सर के में 2 सफेद बाल हैं, तो आप तब उसको बोल सकते हो कि यू हैव 2 व्हाइट हेयर्स, क्योंकि अब आपने क्या किया? बालों को गिन लिया। अब बालों को गिन लिया, गिना तो एक से ज्यादा था, तो प्लूरल था, इस वजह से HAIRS का प्रयोग कर सकते हो। तो अगर कभी मान लिया बालों को सामान्य रूप से बोलो बिना गिनती के, तो HAIR ही लगाना। लेकिन अगर मान लिया गिन कर बता रहे हो कि भाई 2 बाल है, 2 सफेद बाल है, 4 सफेद बाल है, 10 सफेद बाल है, गिन कर बता रहे हो, तब उस वाली स्थिति में आप HAIRS प्रयोग कर सकते हो, प्लूरल वाला टर्म लगा सकते हो। ठीक है, यहां तक कंफर्टेबल है अपन लोग? कब हेयर लगाना है, कब हेयर्स लगाना है, क्लियर हुआ सारे बच्चों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्या नहीं बोलेंगे आप नहीं बोलेंगे व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, गलत है ये बोलना। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच हम लोग सामान्य रूप से ऐसा कहते हैं, जो कि गलत है। हमेशा ये नहीं कहा जाता कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, ये एग्जाम में बिल्कुल आता है, क्योंकि हम लोग हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, गलत है ये। सही क्या होगा सर? सही ये होगा कि आपकी घड़ी के द्वारा कितना समय बताया जा रहा है, ये सही होता है। हम लोग बोल देते हैं आपकी घड़ी में कितना बजा है, अरे मतलब बात को समझो, वो स्पोकन इंग्लिश है, रिटन इंग्लिश अलग है। रिटन इंग्लिश क्या है? आपकी घड़ी के द्वारा कितना समय बताया जा रहा है, तो अपन कैसे बोलेंगे? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्पॉट द एरर कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच का सेंस ये है कि आपकी घड़ी में कितना समय बताया जा रहा है, आपकी घड़ी के द्वारा, सॉरी, आपकी घड़ी के द्वारा कितना समय बताया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा मतलब एक थोड़ा सा ग्रामेटिकल टर्म ये है कि क्योंकि टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दरअसल एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, इस वजह से उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग नहीं करते, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के केस में नहीं किया जाता। अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म है आपको क्या नहीं कहना है, आपको एनीवेज नहीं कहना है। एनीवेज आप नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग होता है। आप क्या कहेंगे? हम लोग ऐसे सामान्य रूप से बोल देते हैं, अच्छा आप चलेंगे क्या हमारे साथ, जैसे कोई पूछता है आपसे, अच्छा आप चलेंगे क्या हमारे पास, लेकिन हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, तो उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एनीवेज, आई विल मैनेज, ऐसा हम लोग कहते हैं। ये जो एनीवेज हम लोग कहते हैं, ये मतलब कहना चाहिए छपरी इंग्लिश है, जो कि बहुत ही रॉन्ग इंग्लिश है, ये यूज नहीं कर रहे हैं सामान्य रूप से। आप जो लोग ना ऐसा एक जस्ट पॉइंट है मेरा, सोसाइटी में ना कई ऐसे लोग हैं जो अपना स्टेटस जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमेशा नोटिस करना, जो वो इंग्लिश जो आपको दिखाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, वो उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं है। जो इंग्लिश आपको दिखाने के लिए जो प्रयोग करें ना, वो इस तरह के टर्म यूज करते हैं, एनीवेज ऐसा बोलेंगे। तो यू शुड नो बाय योर इनर हार्ट, किसी को भी आपको नीचा नहीं दिखाना है, किसी को भी आपको जो है पॉइंट आउट नहीं करना है। यू शुड नो बाय योर हार्ट कि सामने वाला जो है जो टर्म यूज कर रहा है दैट इज रॉन्ग। हाँ, आप अगर आप साफ मन से चाहो उसको करेक्ट करना तो बिल्कुल कर सकते हो, एल्स अगर वो
नहीं होता, नहीं करेक्ट होना चाहता है, जस्ट लेट हिम बी। ओके, तो एनीवेज एकदम गलत शब्द है। सही शब्द क्या है? सही शब्द है एनीवे। हमेशा एनीवे ही प्रयोग किया जाता है। एनीवे का प्लूरल, एनीवे का प्लूरल क्योंकि वो एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब का हम लोग प्लूरल एनीवेज नहीं यूज करते। अपने दिमाग में इस वाली बात को सेट कर लो, एनीवे ही यूज होगा, एनीवेज यूज नहीं होगा। ठीक है, अगला आप क्या नहीं बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे ब्लंडर, मिस्टेक। कई दफा जो है ये भी टर्म यूज होता है हमारे एग्जाम में कि ना, कभी ना ऐसे कोई शब्द जिनकी ना जरूरत नहीं होती है लेकिन वो दरअसल सेंटेंस में लिख कर दे दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, लेट से 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं। अब मेरे को इस वाले सेंटेंस से ना सारी की सारी बात कन्वे हो जाती है कि 2 लाइनें हैं जो एक दूसरे के समानांतर खींची गई हैं। लेकिन अगर मान लिया कोई इंसान ऐसा कहे 2 लाइन्स आर मोर पैरेलल, मतलब वो थोड़ी ज्यादा समानांतर है। ऐसा कोई शब्द होता है कि दुनिया में? भाई 2 लाइनें समानांतर हैं, बस इतने से हमको बात समझ में आती है। मोर पैरेलल क्या होता है? पैरेलल से समझ में आ जाता है, मोर पैरेलल क्या होता है? और क्या आर पार कर कर ले जाऊं क्या? पॉइंट आ रहा है समझ में? तो क्योंकि यहाँ पर मोर पैरेलल टाइप का कोई शब्द नहीं होता, अब इस मोर की जरूरत नहीं है, ये रिडंडेंसी है। मतलब एक ही बात को आप दो अलग अलग शब्दों से बताने की कोशिश कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ पैरेलल बोलने से ही बात समझ में आ जाती है। वैसे ही यहाँ पर सिर्फ ब्लंडर बोलने से भी बात समझ में आ सकती है कि भाई ब्लंडर हो गया है। ब्लंडर हो गया मतलब ऐसी गलती हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब ब्लंडर से ही हम लोग समझ जाते हैं कि ऐसी गलती हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब यह है कि ब्लंडर ही काफी है, मिस्टेक की और जरूरत नहीं है। तो आप नहीं बोलेंगे ब्लंडर, मिस्टेक आएगा पेपर में, ये है ना, ब्लंडर मिस्टेक लिखा हुआ आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब ब्लंडर अपने आप में गलती को बता रहा है तो फिर दोबारा से मिस्टेक लगाकर गलती लिखने की जरूरत क्या है? आप सिर्फ क्या बोलेंगे? ब्लंडर ही बोलेंगे, क्योंकि ब्लंडर की मीनिंग ही स्वयं में मिस्टेक होती है। आइडिया एक्सेप्टेड है? मेरा ख्याल है कि ये कंसेप्ट जो है आप बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा, आपको चीजें जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। नाउ इट इज द टाइम फॉर द क्विज। अब मैं आपके सामने इंग्लिश का सेंटेंस रख रहा हूं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना है। याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में सिर्फ आपके जो जवाब हैं, सिर्फ आपका जो प्यार है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मुझे लगता है कि आप बच्चों को कहां से और पुल करना है। मुझे समझ में आता है कि अगला वाला वीडियो किस तरह का होना चाहिए और उसकी क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो हमेशा अपनी एक्टिविटी कमेंट सेक्शन में बनाकर रखिए। आपके लिए सवाल ये है, आपके हिसाब से कौन सा सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस? ए, आई नीड टू गो टू होम। बी, आई नीड टू गो होम। मैंने ये नीड टू वाली जो चीज है आपको रेगुलर क्लासेस में भी बहुत पढ़ाई है। मेरा ख्याल है कि आप इसको बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ए या बी आंसर जरूर डालिएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मुलाकात होगी आप बच्चों से नए वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।